ये बात एक ध्यान में आ गई हमारे। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाला, एब्जॉर्प्शन के तहत क्या वैल्यू है, मार्जिनल के तहत क्या वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस निकाल के हम कर देंगे क्लोजिंग का लेस और ओपनिंग का कर देंगे ऐड। तो जब आप एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में से क्लोजिंग लेस करेंगे, ओपनिंग ऐड करेंगे, तो आप मार्जिनल के प्रॉफिट पे अराइव हो जाएंगे। अब आपको ये फिगर दिखा देते हैं, ये फिगर कैसे आ रही है हमारे पास। ये देखें, हमने जो कल क्वेश्चन किया था, हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ठीक है। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है 572, ओके। और ये ऊपर हमारे पास मार्जिनल की फिगर आ रही है 460। दोनों क्लोजिंग देख रहे हैं हम, दिस 572 एंड दिस इज 460। इन दोनों का डिफरेंस लिया 572 and 460, that is 112,000, okay। Likewise for opening, opening stock हमारे पास क्या था, ओपनिंग था हमारे पास 276 इन एब्जॉर्प्शन एंड 220 इन मार्जिनल। मार्जिनल का स्टॉक हमेशा कम होगा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वेरी कर रहा होता है, दैट इज 110, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स्ड एफओएच भी शामिल होता है, और वो था हमारे पास 138 आ गया था। तो 276 और 220 का डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक में। तो जब हम एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन इस हवाले से? एक हमने प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का तरीका कल ये देखा था कि प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, 30,000 का, ठीक है। तो हम क्लोजिंग अंडर एब्जॉर्प्शन जो है और क्लोजिंग अंडर मार्जिनल जो है उसका डिफरेंस लेंगे, ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी, ठीक है। तो हम अराइव हो जाते हैं एट मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ, मार्जिनल प्रॉफिट पे, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग और लेस करेंगे क्लोजिंग, तो हम आ जाएंगे मार्जिनल के प्रॉफिट पे अराइव। ठीक है बच्चों, ये तरीका समझ आ गया। और जो कल हमने तरीका किया था, वो क्या तरीका था कि हम निकालते हैं डिफरेंस इन प्रॉफिट और फिर इसको टैली करते हैं विद चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। इन एब्जॉर्प्शन क्या चेंज आई है, फिर चेंज इन इन्वेंट्री इन मार्जिनल, और ये सेम आ जाता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा था। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाते हैं। अब हम आते हैं पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ। पास पेपर में अगर आप देखें तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2017 में आया है 5 मार्क्स का, स्प्रिंग 2016 में है ये 6 मार्क्स का, स्प्रिंग 2015 में है ये 9 मार्क्स का, और जो बड़ा इसका क्वेश्चन आया हुआ दैट इज स्प्रिंग 2014 में 16 मार्क्स का। तो हम स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन जाके देखते हैं कि 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन क्या था। तो ये हमारे पास पास पेपर्स हैं, इनके हम एंड पे आ जाते हैं। ये आ गया स्प्रिंग 2014। इसमें अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था इसका, उसको हम सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 30 2013 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और फिर हमने करना है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट वर्कआउट अंडर
द टू मेथड्स, जो हमारे पास दो मेथड्स हैं, उन दोनों मेथड से हमने इसको वर्कआउट करना है। ओके, तो ये 16 मार्क्स का है। अब आपके सामने ये इसका डाटा है, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। XY Limited manufactures and sells a single product. The selling price and cost for the year ended December 30th, 2013 were as follows. तो ये 2013 का हमें डाटा दे दिया गया। सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 40% इसमें फिक्स्ड है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 60% इसमें फिक्स्ड है। Other information is as follows. During the year, 12,000 units were produced. The opening and closing stock were 4,000 and 3,000 units respectively. Okay? तो बच्चों यहां तक जरा आप बताओ कि हमने कितने यूनिट सेल किए होंगे? 13,000। जी शाबाश, वेरी गुड। देखो 12,000 हमने बनाए, 4,000 हमारे पास पहले से थे, तो 12 + 4 16,000 हो गए, और इसमें से 3,000 हम एंड के लेस कर देंगे। उसका मतलब है 13,000 हमने सेल किए। अब मार्जिनल कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, सेल्स के यूनिट्स हमारे 13,000 ही होंगे, और एट द रेट ऑफ 1600 पर यूनिट। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 15,000 यूनिट्स। हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 15,000, जिसके हिसाब से हमने फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई है। आपको बच्चे को पता है कि प्री डिटरमिनेड रेट निकालते वक्त हम क्या करते हैं? एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो ये नॉर्मल कैपेसिटी हमारी बेस है 15,000 यूनिट। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब आप बताओ जरा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है थोड़ी सी, आपके पास अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर अप्लाइड आएगा? जी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा है? हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 15,000, हमने इस दफा प्रोडक्शन किया है 12,000, तो बच्चों हमारे पास अंडर अप्लाइड आएगा कि ओवर अप्लाइड? अंदर। जी कॉन्फिडेंस से बताना। जी क्या कह रहे हो तौहीद? 15,000 हमारी नॉर्मल कैपेसिटी सर, और प्रोडक्शन हमने 12 की है जी सर। 2 मिनट जरा। जी जी, क्या आंसर आएगा? तौहीद? सर अंडर होगी मेरे ख्याल से। ये सर ओवर होगी, ओवर नहीं सॉरी, अंडर। हम लोगों ने ओवर की है, ओवर ओवर। अच्छा पहले बात सुन लो कि जो भी आंसर देना है ना, कॉन्फिडेंस से देना है, नहीं आता कोई बात नहीं, ताकि मुझे पता लगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। बेटा इसका आंसर आएगा अंडर। क्यों? हमारी कैपेसिटी है 15,000, जब 15,000 से कम काम करेंगे तो अंडर होगा, 15,000 यूनिट से ज्यादा काम करेंगे तो ओवर होगा। ये बात ध्यान में रख लो, स्ट्रेट अवे, इससे ज्यादा कोई इसमें बहस है ही नहीं। हमने 15,000 यूनिट्स अगर बनाने थे, उससे कम बनाए तो अंडर है, उससे ज्यादा बनाएंगे तो ओवर आएगा। ओके, कि हमने जो एक बेंच मार्क सेट किया था, हमने वहां तक पहुंचे ही नहीं, हमने बनाए हैं 12,000। तो जब आपने से हमने एक यूनिट की एफओएच निकाल ली है, फिक्स एफओएच 100 रुपीज, ठीक है? 100 इंटू 15,000, यानी कि 1,500,000 हमारी थी एस्टिमेट एफओएच। अच्छा, अब हमने बनाए हैं 12,000 यूनिट, और हर एक यूनिट के हमने क्या है 100 है ना, तो 12,000 यूनिट्स इंटू 100 करके हमारे पास आएगा अप्लाइड एफओएच, दैट इज 1200,000। अब एक्चुअल हमारा एफओएच है 1500,000 और अप्लाइड हुआ है 1200,000। ठीक है, इसका मतलब है कि 300,000 अभी हमारा कम है, अप्लाइड हमारा कम है और एक्चुअल हमारा ज्यादा है। इसकी सिंपल एग्जांपल यूं भी समझ लो कि से हम कहते हैं एफओएच, फिक्स एफओएच हमारा पर यूनिट है 1। तो यहीं पे भी बात थोड़ी सी समझा दूं ताकि ये कंफ्यूजन आप लोगों में दूर हो। फिक्स एफओएच हम कहते हैं पर यूनिट है, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बता रहा, भी सिंपल बता रहा हूँ कि ये है ₹1 पर यूनिट। ठीक है, और हमने कहा है कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स।
इसका मतलब है कि हमारे एस्टिमेटेड जो FOH है ना वो है 15,000 ही। 1 रुपये पर यूनिट हमने लिया ना, तो ये 15,000 ही रहेंगे। ठीक है, ये एस्टिमेटेड FOH हमारा, फिक्स्ड FOH। अच्छा, अब रेट कितना आ चुका है 1। हमने अप्लाइड FOH जो निकालने हैं तो वो निकलेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड कब होते हैं, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई होती है। अप्लाइड FOH हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ आते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी के साथ आते हैं। और यहाँ पे हमारी एक्टिविटी थी यूनिट्स, तो यूनिट के साथ आ गए। ठीक है बेटा, तो ये अप्लाइड FOH आ गए। हम कहते हैं जितने हमने एस्टिमेट किए थे FOH, एक्चुअल भी FOH हमारे वही आए, क्योंकि ज्यादातर फिक्स है ना, तो फिक्स जो है ना वो सेम ही रहता है, से वो 15,000 ही आए। अब अप्लाइड है हमारे 12,000, एक्चुअल है 15,000, तो हमारे पास आ गया है अंडर अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड हमारे कम है। कितने अमाउंट से, दैट इज बाय 3,000। ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, जितनी आपके सामने एग्जांपल बना दी गई है ना, ये इतना ही है। ये निकाले हैं हमने अप्लाइड, और ये हैं हमारे एक्चुअल। अभी हमने इस केस में समझा कि जितने हमारे एस्टिमेट थे उतने ही एक्चुअल हैं, क्योंकि यूजली फिक्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। अच्छा बच्चों, चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड रॉ मटेरियल एंड लेबर बाय 5%। ओवरहेड कॉस्ट हमारी इंक्रीज कर गई है बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर। ये हमें डाटा दिया गया है 2013 का, और अगर हम 2012 का डाटा रखेंगे तो वो इससे हम उन फिगर्स को डिराइव करेंगे। द कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर कॉस्टिंग इट्स इन्वेंट्री। हमारे पास FIFO मेथड चलता है कि हम जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाएंगे तो हम बनाएंगे विद FIFO मेथड। ठीक है, और FIFO मेथड क्या कहेगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री को हम पहले सेल करेंगे और फिर करंट प्रोडक्शन करेंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी वो हमारी करंट प्रोडक्शन से आएगी। ठीक है, FIFO मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है दैट इज ऑफ 4,000 यूनिट्स, पहले हम इसको सेल करेंगे। फिर हमने इस दफा प्रोडक्शन कितनी की है, 12,000 यूनिट्स, तो टोटल हमने सेल्स की थी 13, तो 9,000 हमारे इस प्रोडक्शन में से आएंगे, और 9 और 4 कितना हो गया, 13। जब 12,000 में से 9 निकलेंगे तो बाकी क्लोजिंग कितना बचेगा, 3। तो 3 जो होगी हमारे पास इन्वेंट्री, वो करंट प्रोडक्शन में से आएगी। ओके, यहां तक बात बच्चों कुछ जहन में आ गई है। अब अपने पास ना जरा बेसिक इस स्क्रीन का ना जो है मोबाइल पे तस्वीर ले लें या वैसे डेटा रिकॉर्ड कर लें, तो फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि ये डेटा हमारे पास है, और अब हमें कहा गया है कि हमने क्या बनाना है, 31 दिसंबर 2013 की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनानी है और मार्जिनल कॉस्टिंग बनानी है। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल में इसकी तस्वीर ली हुई है, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं और वहां पे जाके इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या की गई है। जी बच्चों, ये इसका सोल्यूशन है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जी बेटा, एक हमने बनाना है कॉलम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, और एक कॉलम बनाना है हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो वन बाय वन हम दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम कर लेते हैं मार्जिनल से, जरा मार्जिनल से काम करना आसान होता है। ठीक है, सेल्स आ जाएगी हमारी 13,000 एट द रेट ऑफ 1,600। हमारे पास एक यूनिट की जो प्राइस, सेल प्राइस थी दैट इज ऑफ 1,600। ओके, ये उन्होंने बता भी दिया कि 13,000 कैसे आ रहा है। देखें, 4,000 ओपनिंग था, 12,000 की हमने प्रोडक्शन की, टोटल हो गए 16,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 3,000। इसका मतलब है कि हमने 13,000 यूनिट्स जो है वो हमने सेल किए एट द रेट ऑफ 1,600, तो हमारे पास 20.8 मिलियन आ गया इन मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना होता है,
जिस तरह हाँ आज के क्वेश्चन में ही फियाजी ने हमसे बात की कि सर ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक हम किसी क्वेश्चन में लेते हैं, किसी में नहीं लेते। तो हमने ये कहा कि जब डिफरेंट यूनिट कॉस्ट होगी ओपनिंग इन्वेंट्री की और क्लोजिंग इन्वेंट्री की, यानी कि लास्ट ईयर की यूनिट कॉस्ट कुछ और थी और करंट ईयर की यूनिट कॉस्ट कुछ और है, तो फिर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग लेना पड़ेगा। क्योंकि हम फाइफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं या एवरेज को फॉलो करें, हमारी यूनिट कॉस्ट दोनों पीरियड में डिफरेंट हो रही है, और अगर दोनों पीरियड में सेम रहे तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं भी होती, हमारा काम वैसे भी चल जाता है। अच्छा बच्चों, अब हमें ओपनिंग स्टॉक जो है ना उसकी पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ओपनिंग के हमारे पास है तो 4000, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे आएगी। हमें 2013 की वैल्यूज दी गई थी। अगर 2013 की वैल्यूज आप देखें क्वेश्चन में तो 630 थी डायरेक्ट मटेरियल, 189 थी डायरेक्ट लेबर, और 130 और जो हमारे पास एफओएच था दैट वाज, एक सेकंड में तस्वीर देख लूं इसकी। सर जी बेटा। सर इसको अगर खुद से कर लें वहाँ पे आप जैसा करवाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता? जी मैं वहां पे भी करा देता हूँ। जब एक चीज हुई भी है तो थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका जो है ना मैकेनिज्म वो समझा रहा हूँ। देखेंगे अभी हमने जिस तरह क्वेश्चन में बात कर ली थी ओपनिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की, ये वही बातें सारी आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड ओवरहेड बताए गए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताए गए हैं 220। कितने बताए गए थे? 220। और उसके साथ बताया गया था कि 40% फिक्स्ड है, और जब 40% फिक्स्ड होगा तो कितना वेरिएबल हो जाएगा? 60%। अगर आप देखें 132 और 88 को जब जमा करेंगे ना तो ये 220 बनता है। 220 का हमने 60% ले लिया, दैट इज 132, और 220 का हमने 40% ले लिया, दैट इज 88। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट को ना, मार्जिनल है ना, मार्जिनल में फिक्स अलग होता है और वेरिएबल अलग होता है। तो मार्जिनल के तहत हमने इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली है 2013 की, और जब इसके अंदर फिक्स ऐड कर देंगे तो ये 2013 की आ गई एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट। ये सबको बात समझ आ रही है? तौहीद, शहबाज, यस सर। रियाजी, देखो ये सारी चीजें फिर मुझे वहां जाके ना रिप्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको जो चीज यहाँ पे हुई भी है, रादर देन आई वेस्ट टाइम ऑन रिप्रोडक्शन, जब आपको ये 630 क्वेश्चन में दिया गया, आपने तस्वीर खींच ली है या दोबारा उस क्वेश्चन पे लेके जाऊं? सर ली हुई है तस्वीर। जी, तो 630 दिया हुआ आपको डायरेक्ट मटेरियल, 189 दिया हुआ है आपको डायरेक्ट लेबर, और एफओएच दिया गया था 220। उसमें से बताया गया था कि 40% फिक्स्ड है, तो 60% क्या होगा बच्चों? वेरिएबल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, यूनिट कॉस्ट होती है, वो सिर्फ वेरिएबल पे डिपेंड करती है, और वो इस केस में बनी है 951। अच्छा, ये तो बन गई इस पीरियड की। हमने निकालनी है 2012 की, और हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि लास्ट पीरियड से इसके अंदर इंक्रीज आया है। मटेरियल के अंदर उन्होंने कहा था कि 5% इंक्रीज आया है। इसका मतलब है कि 2012 की अगर वैल्यू हमने निकालनी है तो 630 डिवाइड बाय 1.05, ये आ गई 2012 की मटेरियल कॉस्ट। लाइकवाइज फॉर लेबर, उसके अंदर भी 5% इंक्रीज था। अभी आई है वो 189, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया 1.05 से, तो वो आ गया 180। और एफओएच के अंदर उन्होंने कहा था कि इसके अंदर इंक्रीज आया 10%, तो ये एफओएच हमारे पास था 132, इसको भी हमने 1.1 से डिवाइड कर दिया, आ गया 120। तो आप देखें 2012 की आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट आ रही है 900। तो हमने क्या किया, 4000 इंटू 900, 3.6 मिलियन हमारे पास आ गई ओपनिंग। ओके बच्चों। अच्छा जी, बाकी हमने क्या किया है, 12000 यूनिट हमने इस पीरियड में बनाए हैं 2013 में, और 2013 में हमारी मार्जिनल के तहत कॉस्ट है 951। तो 12000 यूनिट्स को हमने 951 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इस पीरियड की हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। तो ये ओपनिंग स्टॉक और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन दोनों को एडअप करेंगे, ये हमारी बन गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ओके। अच्छा बच्चों, अब आ रहा है जी बेटा। सर ये प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल का जो एक दफा रिपीट कर दें दोबारा। जी ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। यस सर। जी, आप उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। जी बेटा।
प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ क्या लिखा हुआ है, कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है? सर यहाँ नहीं दिख रहा कहीं, एक सेकंड। आप देखें सेलिंग प्राइस लिखी हुई है 40 60 है सर, जी। 40 60, हाँ जी 40 और 60 है सर। जी जी। प्रोडक्शन ओवरहेड की जो कॉस्ट है ना वो 40% फिक्स्ड है और यस इसका सर, मतलब है कि 60% वेरिएबल है। तो ठीक आप हो गया। जी, आपके पास जो कॉस्ट है टोटल 220, तो 220 का आप लेंगे 60%, वो आ जाएगी वेरिएबल, और 220 का आप लेंगे 40%, तो वो आ जाएगी फिक्स्ड। अच्छा ठीक है 220 सर, का 60% लिया हो गए 132, और 220 का 40% लिया हो गए 88। अब ये थी ठीक हो गया। 2013 की कॉस्टें। हमने जब 2012 की निकालनी है वो तो इसके इंक्रीज अंदर आई है करें 10% इन्फ्लेशन, तो वो हमने इसका इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट निकाल दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपके ठीक है पास सर, तो जी ठीक है, अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है 15.012 थाउजेंड। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हमने इसमें से लेस करनी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बनेगी करंट प्रोडक्शन से, क्योंकि फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट। जो ओपनिंग स्टॉक था वो पहले सेल हो गया। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी वो करंट प्रोडक्शन से बनेगी, और करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट है हमारी 951। तो 3000 को हमने 951 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग लेस की, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स 12.159 मिलियन। जब हम इसको सेल में से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और अब हम वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेस करेंगे, और वेरिएबल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम देखना चाहें तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि जी पर यूनिट कॉस्ट है उसकी 165, और 60% इसमें से है फिक्स्ड। इसका मतलब है कि 40% क्या है, वेरिएबल। तो 165 का हमने 40% लिया, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, और सेल्स हमने किए 13,000 यूनिट्स। तो 165 का 40% लिया, दैट इज वेरिएबल, और उसको 13,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल में वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट आ गई। जब इसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके बच्चों, अब हमने जाके इसमें से फिर फिक्स कॉस्ट लेस करनी होती है, तो फिर हमारे पास आती है मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट किस तरह आएगी? हमें पता है कि एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट है 88, ओके, और हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी थी 15,000। तो 15,000 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी हमारी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज 1.32 मिलियन। और हमने फिर इस तरह निकालनी है फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एक यूनिट की थी 165, इनटू कर दिया 0.6, क्योंकि 0.6 फिक्स्ड है, 0.4 वेरिएबल थी। 165 को 0.6 से किया, और ये निकलती है सेलिंग के साथ, सेल्स के साथ 13,000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गई फिक्स कॉस्ट। जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये बच्चों 2013 की हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली। यहां तक कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है तो प्लीज बताएं। सर ये जो फिक्स प्रोडक्शन है जी इसको सर हम 12,000 क्यों नहीं लेंगे? जी बेटा, इससे नहीं लेंगे। देखें, हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, एस्टिमेट एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। ये जो रेट निकलता है ना, ये कैसे निकलता है, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस, ठीक है। और बेस हमने यहाँ पे ली हुई है यूनिट्स। अच्छा जी, इसको मैं ये हमारा फार्मूला। अच्छा, अब हमारे पास से जैसे उन्होंने कहा है कि कितनी आ रही है, 88 आ रही है ना, हम यहाँ पे इसको 88 कर देते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे इसी क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा, अब बेस हमारी क्या थी 15,000 यूनिट्स, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हमने निकाले थे ना। उसने बताया हुआ है कि हम फिक्स्ड एफओ जो निकालते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी के साथ निकालते हैं। तो यहाँ वाली फिगर क्या होगी बच्चों, ये हमने मालूम करनी है। ये फिगर मालूम करने का तरीका क्या है कि हम 15,000 को मल्टीप्लाई कर दें 88 के साथ, तो ये आ रहा है 100 कितना आ रहा है 1.32 मिलियन। ठीक है, यानी अगर आप वन यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, दिस फिगर डिवाइड बाय दिस फिगर,
तो ये आपके पास 88 का आंसर आ रहा है। ठीक है, कहाँ कैसे आता है, जब आपको पता कि ये हमारे 1.32 थे फिक्स्ड एफओएच, इसको फिक्स लिख देते हैं ताकि और बात क्लियर हो जाए। फिक्स्ड एफओएच थे हमारे 1.32, कितनों के लिए? 15,000 यूनिट्स के लिए। 15,000 यूनिट्स के लिए थे हमारे पास 1.32। अब बेशक हम 15,000, हम 12,000 बनाए, एक यूनिट ना भी बनाए, इसने तो इतना ही रहना ना बच्चों, क्योंकि ये फिक्स्ड नेचर के हैं। हम एक यूनिट बनाए, हम 12,000 बनाए, हम 18,000 बनाए, जितने भी बना लें, हमारे फिक्स जो है ना वो फिक्स ही रहेंगे। दैट्स वाई यहां पे ये आ रहे हैं 1.32। 12,000 के साथ ही आएंगे, 12,000 के साथ तो आएगा अप्लाइड एफओएच, जबकि एक्चुअल एफओएच जो है वो हमारा 1.32 ही रहेगा। ये भी हम एब्जॉर्प्शन से आते हैं ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अंडर और ओवर अप्लाइड करना पड़ेगा। इसको अगर अभी 15 और 12 का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो हम एब्जॉर्प्शन का करते हैं ना, तो आपको और जरा क्लियर हो जाएगी। 1-2 मिनट अभी लगते हैं। अच्छा बच्चों, एब्जॉर्प्शन के तहत देखते हैं सेल हमारी वही रहेगी। अच्छा, अब ओपनिंग जो स्टॉक है वो हमने देखा कि वो क्लोजिंग स्टॉक होगा 2012 का, और एब्जॉर्प्शन के तहत यूनिट कॉस्ट बनती है 2012 में 980। ठीक है, वो भी कैसे बनी थी? 220 का 40% लिया, 88 हुआ, और एफओएच के अंदर इन्फ्लेशन जो थी वो 1.1 थी, तो जब उसको डिवाइड किया तो 80 आ गया। 900 प्लस 18 दैट इज 980। मार्जिन के लिए थी 900 और एब्जॉर्प्शन के लिए है 980। हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन की यूनिट कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी हमेशा ज्यादा होगी। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3.92। आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन में आ रहा है 3.92 और मार्जिनल में आ रहा है 3.6। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर 2013 में। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है दैट इज 1039। 1039 12,000 इंटू 1039 हमने किया, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। दोनों को ऐड किया तो ये दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। अब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3,000 यूनिट्स, और ये बनेगी करंट प्रोडक्शन से, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 3,000 इंटू 1039 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आ गया है क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों हमारे पास अगर अप्लाइड एफओएच आप निकालना चाहें, अप्लाइड एफओएच, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम निकालना चाहें तो हमारे पर यूनिट कितना है एफओएच? 88, ये हमने दिया वो ऊपर। तो ये इसका आंसर आएगा बच्चों 1056000। हमारे पास जो अप्लाइड एफओएच आ रहा है वो आ रहा है 1056000, क्योंकि अप्लाइड एफओएच निकलता है एक्चुअल यूनिट के साथ। एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए 12,000 इंटू 8 किया तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक्चुअल कितने आए हैं, एक्चुअल हम कहते हैं हमारे पास यही है जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड भी और एक्चुअली हम सेम सपोज कर लेते हैं, हमें कोई और इंफॉर्मेशन उसकी उन्होंने नहीं दी हुई। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 264,000 जो है वो अंडर अप्लाइड। 264,000 हमारे पास अंडर अप्लाइड आएंगे। 264,000 वैसे भी स्टेट अवे भी हम निकाल सकते हैं कैसे कि 3,000 यूनिट्स हमने कम बनाए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 88, तो यही हमारे पास सेम आंसर आएगा 264,000। अप्लाइड एफओएच यहाँ के अंदर चले गए, 12,000 इनफैक्ट किससे मल्टीप्लाई होकर गया है? 88 से। वो अप्लाइड एफओएच में चले गए और फिर हमने अंडर और ओवर अप्लाइड निकाल लिया। ये अंडर अप्लाइड आया है तो इसको कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है 13.535। यहाँ तक बच्चों कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है सर। हाँ जी बच्चों, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ। कि सर अप्लाइड इसमें जो एफओएच, एस्टिमेट, जी 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 बेटा, इस क्वेश्चन में सर जो एस्टिमेटेड एफओएच थी उसने उसी को एक्चुअल जी कर जी लिया सपोज। हाँ, हम उसी को सपोज करेंगे। जब हमें एक्चुअल नहीं दिए जाएंगे तो हम एस्टिमेटेड को ही एक्चुअल सपोज करेंगे।
और अगर एक्चुअल कोई दे देगा तो फिर हम एक्चुअल उसको लेंगे। और अप्लाइड फिर भी हमारा यही रहेगा तौहीद, और एक्चुअल जो भी दे दे व्हाट्सएवर हम उसको यहां लिख के फिर अंडर और ओवर अप्लाइड निकालेंगे। yes sir, ठीक है, से अप्लाइड यही है। एक्चुअल उसने दे दिया हमें 14 लाख, हमने एस्टिमेट किया था 13,20,000 और वो आ गए 14 लाख। ठीक है, तो फिर हमारा अंडर ओवर अप्लाइड इसके साथ निकलेगा, तो 344 आ गया व्हाट्सएवर। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल नहीं बताए गए तो हम एस्टिमेटेड को ही एक्चुअल ले लेते हैं। अच्छा बच्चों, यहां तक आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको सेल में से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें लेस करना होता है सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 13,000 यूनिट से जो सेल हुए हैं, हर एक यूनिट के ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थी 165, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2145, और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया अंडर एब्जॉर्प्शन 5120। यहाँ पे आके हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एब्जॉर्प्शन के में फिक्स और वेरिएबल करने की जरूरत नहीं होती, हमने स्ट्रेट अवे उसको 165 से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि अगर आप मार्जिन में देखें तो इधर भी 2145 ही आ रहा है, लेकिन कुछ आ गया वेरिएबल में और कुछ आ गया है फिक्स में। अभी इन दोनों को जमा करोगे तो वो इसके बराबर ही बनेगा। ठीक है बच्चों, ये जमा करके देख लें, 1287 प्लस 858 करेंगे तो 2145 ही बनेगा। ठीक है बच्चों यस yes सर। sir, जी। अब यहां तक आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपको कहा गया कि प्रॉफिट रिकंसिलिएशन करें, और प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के हम दो मेथड्स कर चुके हैं। अब आप जरा वो दोनों मेथड अपने पास कैलकुलेट करें। डेटा आपके सामने मैं ये भी यही स्क्रीन रख रहा हूँ, एक प्रॉफिट डिफरेंस वाला और एक एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से स्टार्ट होके हम मार्जिनल के प्रॉफिट पे आते हैं, जो कि टेक्निक हमने आज सीखी थी कि हम उसके अंदर ओपनिंग का चेंज ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग का चेंज लेस कर देते हैं, तो हम मार्जिनल के प्रॉफिट पे आ जाते हैं। जरा करके देखें, 2 मिनट लें आप। दोनों तरीकों से कैलकुलेट करें। बच्चों किसी ने कर लिया? yes sir, दोनों तरीकों से? यस सर हो गया। एक से किया सर, वो 56 आ गए, हाँ जरा 56,000। ठीक है, दूसरे तरीके से भी करें। शहबाज आप कर रहे हैं? जी सर कर रहा हूँ। ठीक है, आज आमना हमारे साथ नहीं है, आमना नहीं पढ़ रही आज। सीमा और रिमशा, रबिया, आप लोगों को समझ आ रही है? सैयद हमाद साहब, आपको
आपका पार्टिसिपेशन जरा कम होता है। सर जी ये जो आपने दूसरा तरीका बताया था, इसमें ओपनिंग और जो क्लोजिंग आपने लिखा था वो मार्जिनल का होगा ना? जी मैं बताता हूँ आपको। देखें, सलमान नूर साहब भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा जी, हमने जो दूसरा तरीका पढ़ा था आज वो देख लेते हैं। क्या था कि कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हम लिखेंगे। जैसे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमारे पास कितना है यहाँ पे 5120, ठीक है, 5120 000, ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट। ओके, और मार्जिनल का प्रॉफिट है हमारे पास 5176। हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग का डिफरेंस। ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखें तो 3920 है एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में है 3.6। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 320। 320, ठीक है। तो हम इसको 320,000 को ऐड कर लेंगे। ऐड जब किया तो ये बन गया दिस वन, और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो लेस कर देंगे। क्लोजिंग में है हमारे पास 3117 और 2853, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। 264,000 464 264 264 है, सर। ठीक है, यही है बात। जी बेटा 264 ही है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से ये माइनस करें, यही आता है। यही आता है, तो देखो हमारे पास वही आ रहा है। ये एक तरीका था हमारे पास, ठीक है। ऐड कर दें ओपनिंग और लेस कर दें क्लोजिंग, तो हमारे पास आ गया ये एक तरीका। दूसरा तरीका हमने क्या कहा था कि डिफरेंस इन प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या है? एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट माइनस मार्जिनल का प्रॉफिट। ये आ रहा है बच्चों 56,000 नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, चेंज इन इन्वेंट्री इन एब्जॉर्प्शन एंड चेंज इन इन्वेंट्री इन मार्जिनल। अगर आप देखें एब्जॉर्प्शन की क्लोजिंग है 3117 और ओपनिंग है 3920, तो क्या डिफरेंस आएगा? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करनी है। 3117 माइनस 3920, तो ये आ रहा है बच्चों 803,000, ठीक है, माइनस 803,000। क्लियर हो गई बात? फिर इसी तरह करेंगे चेंज इन्वेंटरी इन मार्जिनल। मार्जिनल की क्लोजिंग है 2853 और ओपनिंग है 3600, 747 सर। तो ये आ गया 747, ये भी माइनस में आएगा, यस सर। ठीक है जी। अब हमने फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, दिस माइनस दिस, ये आ रहा है 56,000। तो इस तरह जो ये दिस इज डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन इन्वेंट्री। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं जिसके तहत हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं इन्होंने कौन कौन सा तरीके यूज किए हुए हैं। एक तरीका तो यही किया हुआ, इन्होंने एक ही तरीके से निकाला हुआ। चलो हमने दोनों तरीकों से निकाल दिया, इन्होंने एक ही तरीके से निकाला हुआ, ठीक है, जो ये वाला तरीका हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है बच्चों। तो मतलब अगर सर वो आप बताएं ना तो हम कोई स्पेसिफिक यूज नहीं करेंगे, राइट? हाँ जी, आपको दोनों से आना चाहिए। इन्होंने देखो अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि दोनों तरीकों से करना है। सर जी बेटा। सर ऊपर अगर अब्जॉर्प्शन रखेंगे तो नीचे जो चेन निकालेंगे वो पहले अब्जॉर्प्शन ओपनिंग माइनस मार्जिनल ओपनिंग रखेंगे ना? ये वाला मेथड कह रहे हो? हमने जिस तरह किया, हमने अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ऊपर रखा है ना जी जी और उससे मार्जिनल के प्रॉफिट में गए हैं। जी जी। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस निकाला हमने सर, तो हम पहले जो ओपनिंग और क्लोजिंग रखेंगे वो अब्जॉर्प्शन की रखेंगे ना, माइनस करेंगे मार्जिन के साथ। जी जी। और सर इसी तरह अगर हमने हमारे
इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन गिवन है हम्म, इसमें उन लोगों ने मार्जिनल का प्रॉफिट ऊपर रखा हुआ है। तो ठीक है। जब उसको वहां से अब हम लोग असेस करेंगे एब्जॉर्प्शन का, तो हम्म, फिर क्या मार्जिनल ओपनिंग माइनस एब्जॉर्प्शन ओपनिंग करेंगे, मतलब कि उल्टा कर देंगे माइनस जी प्लस? जी 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 जी, उल्टा कर देंगे। इन्होंने मार्जिन का ऊपर रख दिया, ठीक है, 5176, और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट पे अराइव हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या किया है, पहले ओपनिंग को कर दिया ट्रीटमेंट, फिर कर दिया है क्लोजिंग का ट्रीटमेंट। और ओपनिंग के ट्रीटमेंट को उन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं, अगर ये वाली फिगर इधर आ गई, ठीक है, और हम ओपनिंग को ऐड कर रहे थे, ये ओपनिंग को क्या कर देंगे, लेस, लेस कर ठीक है, और क्लोजिंग को ये कर देंगे ऐड। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5120। ओपनिंग को हमने कर दिया लेस और क्लोजिंग को कर दिया ऐड। एब्जॉर्प्शन से जब आना है मार्जिनल पे तो ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे, और अगर मार्जिनल से इधर आना है तो फिर ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सही। तो सिंपल है ना, जिस साइन के साथ वो डिफरेंस अराइव होगा हमने जी वही ट्रीटमेंट करना है उसका। जी जी। तो ये बच्चों क्वेश्चन था जो कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू का आया हुआ था पास पेपर्स में, ठीक है। और अगर और पास पेपर्स का एनालिसिस हम करें तो हमारे पास है इसके अलावा जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तकरीबन हर जगह ही यूज हो जाता है, वेरिएंस एनालिसिस में भी आ जाता है। और अभी हमने देखा है ये क्वेश्चन है 16 का, इसके अलावा 5 का और 3 का आता रहा है, और ये 9 का और 6 का और 5 का है। बाकी जो बच्चों बाकी पेपर्स में आया ना, तो ये इनफैक्ट वेरिएंस एनालिसिस के साथ मिल के आया है। इसलिए अभी हम थोड़ा जब वेरिएंस एनालिसिस कर लेंगे तो बाकी ये जो 6 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन हैं ये हम उस वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी वो वेरिएंस वाली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वेरिएंस का जब चैप्टर पढ़ लेंगे फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे और इसके फर्दर क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है सितंबर 2010 में 20 मार्क्स का, उसमें अच्छा भी यही दो रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छा, डाटा उसमें लेंथी है। सितंबर 2010, यस सर। अच्छा वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है शायद, वो आपके पास है उसका चार्ट? तो सर मेरे पास ये राइस की बुक में है। अच्छा राइस की बुक में, तो बच्चों हम उसको आप बताओ जरा कौन सा है, मैं वो खोल लेता हूँ। पेज नंबर बताना था। पेज नंबर 207 पे है, यहाँ क्वेश्चन नहीं, नंबर राइस 6। में नहीं, यहाँ पे इस वाली बुक में, ये जो मैंने पेपर्स खोले में इनमें कहीं है? तो सर चेक करना पड़ेगा। एक मिनट बताओ, कौन सा बता रहे हो आप, सितंबर 2010? यस सर। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे, यही वाला होगा। ये मार्जिन क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, ये 20 मार्क्स का है। एक सेकंड, ये वाला, हाँ। Prepare a budgeted profit and loss statement for the year ended June 30th 2011 under marginal and absorption costing. Reconcile the profit worked out under the two methods. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, या इसको आप अपने एज अ होमवर्क ले लो, और कल हम इसके ऊपर अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना अदरवाइज हम क्या नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। और अभी हम आते हैं कि हमने जो टेक्स्ट में आपको एग्जांपल नंबर 3 दी थी कल करने को, इसमें बच्चों को क्वेश्चन है तो आप बताएं। कल हमने आपको कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 3 आप कीजिएगा, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें ताकि हम इसको डिस्कस कर लें, और फिर हम ये पास पेपर का जो क्वेश्चन हमें बताया गया है अभी 2010 ऑटम का, हम उसको देख लेते हैं। कल आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बताई गई थी, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ट्राई किया आप लोगों ने या नहीं?
यस सर। तो तौहीद बताएं क्या क्वेश्चन है इसमें। सर ये जो इसमें जो थोड़ी सी एडिशनल बात वही थी जो आपने अभी करवाई है, उसने फाइफो पे वेट किया हुआ है उसको मेथड में, और वो बता रहा है कि आपकी जो है ना फिक्स ओवरहेड 16% है लास्ट ईयर से 16% ज़्यादा हुआ, तो बस इसमें छोटा सा ट्रीटमेंट वही करना था। अच्छा, तो किसी का कोई क्वेश्चन इसमें है या समझ आ गया सारा? बच्चों कोई क्वेश्चन इस एग्जांपल 3 में है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर इसको हम टाइम पे वेस्ट ना करें। नो सर, क्लियर है। नो सर, इसमें कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैं सारी क्लास से पूछ रहा होता हूँ, तो स्पेसिफिकली अगर मैं नाम नहीं भी ले रहा तो आपने खुद भी बताना कि जी हमें इसमें कोई कंसर्न है कि नहीं। अच्छा बच्चों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें उसने यही कहा है कि आप बताएं कि अब मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन से हमारी क्या इनकम स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ और है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ और है, तो हम इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग शो करेंगे। अगर वो सेम आ रही है तो हमें शो करने की जरूरत नहीं होती, हम स्ट्रेट अवे सेल्स के जितने यूनिट्स हैं उतनी ही कॉस्ट शो करके, बेशक मार्जिनल हो या एब्जॉर्प्शन हो, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि हमें क्या निकालना होता है, अंडर और ओवर अप्लाइड। अगर हमारी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन हो या कम प्रोडक्शन हो तो हमारे पास अंडर और ओवर अप्लाइड आएगा। ओके, कम प्रोडक्शन होगी तो अंडर आएगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ओवर आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि क्या इसके पॉइंट्स हैं। मजर पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जी, relevant information relating to the year ended June 30th 2010 is as under। raw material per unit दे दिया गया है 5 kg at the rate of 60 per kg। actual labor time per unit same as budgeted, same time लगा है लेबर में 4 hours at the rate of 75 per hour। actual machine hours per unit same as budgeted 3 hours। variable production overheads 15 per machine hour। fixed production overheads 6 million। actual sales 19,000 units। annual production 18,000 units। selling and distribution overheads 70% fixed है और 30% वेरिएबल होंगे। ये 10 मिलियन दिए गए हैं टोटल में, तो 7 मिलियन आ जाएगा फिक्स्ड और 3 मिलियन आ जाएगा वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल जो होगा ना बच्चों, ये होगा सेल्स के साथ। सेलिंग फीचर्स ऑफ द बिजनेस प्लान फॉर द ईयर एंडेड जून 30th 2011 आर एज अंडर। ये जो डाटा आपको दिया गया है ये 2010 का था, अब हमें कहा जा रहा है 2011 के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सेल इज बजटेड एट 21,000 यूनिट्स, हमने ये सेल बजट की है 1100 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%, ये भी 60 पर केजी था, इसको 4% इंक्रीज कर देना आपने केजी वाली कॉस्ट को, रहेगा वो 5 केजी पर यूनिट ही। A quality control consultant will be hired to check the quality of raw material. It will help improve the quality of material procured and reduce raw material usage by 5%. Payment will be made to the consultant at ₹2 per kg। अब ये जो कॉस्ट है ना बच्चों, ये भी मटेरियल कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी और ये हमें कॉस्ट हमारी इंप्रूव कर देगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की जो यूजेज थी वो इंप्रूव हो जाएगी बाय 5%। पहले हम 5 केजी यूज कर रहे थे, अब हम कम केजी यूज कर सकेंगे एक यूनिट के ऊपर, और कितने कम यूज करेंगे 5%। इसका मतलब है कि हम 4.75 केजी से अब हम प्रोडक्शन कर सकेंगे। The management has negotiated a new agreement with labor union whereby wages would be increased by 10%। अब पहले हम लेबर को पे कर रहे थे 75 पर आवर, 75 पर आवर, जो कि अब 10% से इंक्रीज कर जाएगी। The following measures have been planned to improve the efficiency। लेबर के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, उनको ये कहा है कि हम आपको ज्यादा तनख्वाह देंगे, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है फिर उनसे ज्यादा काम भी लें और प्रोडक्टिव टाइम काम लें, rather than कि जी वो आइडल बैठे रहे हमारे पास। 30% ऑफ द सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। अगर कोई सेविंग हमारे पास आएगी वो हम उनको बोनस के तौर पे उस सेविंग का 30% पे करेंगे। A training consultant will be hired at a cost of ₹300,000 per annum to improve the working capabilities of the workers।
और 3 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे अपने एक ट्रेनर को, जो आके वर्कर्स की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, उनको बताएगा कैसे काम करते हैं, हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर करेगा, अगर वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है तो वो रिकमेंड करेगा जी एसी लगवाएं एंड सो ऑन, उनका यूनिफॉर्म चेंज करें और सो ऑन. On account of the above measures, it is estimated that labor time will be reduced by 15%. अभी हमारा लेबर टाइम लगता था 4 आवर्स, जो कि 15% रिड्यूस हो जाएगा. तो अब 4 आवर्स का हम 85% ले लें तो आइंदा हमारा इतना टाइम लगा करेगा एक यूनिट को बनाने में. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%. वेरिएबल ओवरहेड्स जो है हमारे वो 15 पर मशीन आवर थे, ये इंक्रीज कर देंगे बाय 5%. Fixed production overheads are expected to increase at the rate of 8% on account of inflation. Fixed overheads हमारे पास से 6 मिलियन के, जो कि 8% इंक्रीज कर जाएंगे. Fixed overheads are allocated on the basis of machine hour, और FOH के लिए हम जो बेस यूज करते हैं वो है मशीन आवर्स. हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है वो मशीन आवर की बेसिस पे होता है. The company has a policy of maintaining closing stock at 5% of sales. In order to avoid stock outs, closing stock would now be maintained at 10% of sales. पहले हमारी पॉलिसी थी कि 5% हम रखते हैं, लेकिन अब हमने ये किया है कि हम रखेंगे कितना, 10% of sales. The closing stocks are valued on FIFO basis. इसके अंदर भी हम FIFO लेके चलेंगे. ये हमारे पास था लास्ट ईयर का डाटा 2010 का, ये बच्चों 2010 का डाटा था. इससे हमारी बनेगी ओपनिंग स्टॉक. ठीक है बच्चों. तो इसमें कुछ नए पॉइंट्स आए हैं कि हमने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी चेक लगाना है, हमने लेबर की इम्प्रूवमेंट भी करनी है एंड सो ऑन. तो ये 2 नए पॉइंट्स आए हैं. बाकी जो है वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट है एंड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट है. तो इस बच्चों क्वेश्चन को आप एक दफा ट्राई करें और इसको इंशाल्लाह कल हम सॉल्व कर लेंगे. और भी अगर कोई पास पेपर क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइस की बुक मेरे पास भी पड़ी हुई है, उसको भी मैं देख लूंगा. फिर इंशाल्लाह कल हम यहाँ से ऑनवर्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे चलते जाएंगे. तो अब आप लोग बताएं कि इस चैप्टर पे आपका कंफर्ट लेवल हो गया बेहतर? यस सर, काफी हद तक सर. ठीक है बच्चों. तो आज आप इस क्वेश्चन को करें. ये आपके पास पेपर्स मैंने दिए हुए हैं पहले से, और इसको ट्राई करें कि ये कॉस्टिंग के साथ कैसे मैनिपुलेशन हो रही है. ये यानी कि हमारे एब्जॉर्प्शन और मार्जिन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आ रहा. ये जस्ट डिफरेंट जो है ना कैलकुलेशंस कि 5% रिडक्शन हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी. तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू मार्जिन एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है इसका ताल्लुक. इसका ताल्लुक है जस्ट एक जनरल कैलकुलेशन के साथ. तो मार्जिन एब्जॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो हम सारा पढ़ चुके हैं. ये जस्ट कुछ और यानी कॉस्टिंग के मेथड्स आ रहे हैं कि कैसे कॉस्ट इंप्रूव हो रही है एंड सो ऑन. तो ये वो चीजें चल रही. ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही. अब हमारा कॉन्सेप्ट मार्जिन एब्जॉर्प्शन के कंप्लीट हो चुके हैं कि मार्जिनल में हमारी यूनिट कॉस्ट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन में यूनिट कॉस्ट क्या होती है, और प्रॉफिट का डिफरेंस कैसे आता है एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो बताएं. ये क्वेश्चन कल करेंगे ना सर? जी जी कराएंगे. आप कोशिश करें एक दफा, ताकि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो आपको उसकी डायनेमिक्स समझ आ रहे हो, वरना फिर आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा सही तरीके से, आपने अगर इसके ऊपर खुद एक दफा ट्राई नहीं की होगी तो. यस सर, ठीक है बच्चों. तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ऑटम 2010 का. ये जो मैंने आपको पेपर्स दिए हुए उसमें भी अवेलेबल है, राइस की बुक में भी अवेलेबल है. तो सारे आप लोग इसको ट्राई करना, और कल हम इसको ऑनवर्ड करेंगे. और एग्जाम्पल 3 अगर किसी ने नहीं की थी कल, तो आज एग्जाम्पल 3 स्टडी टेक्स्ट की दोबारा देख ले, और हम इसको भी कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये नेसेसरी है कि इतने पुराने क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करने, या 2014 के आगे वाले क्वेश्चंस भी हम देखें? बेटा देखो, ये तो प्रैक्टिस है ना. जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने कॉन्फिडेंट आप होते जाओगे. आपका दिल कर रहा है, या आपके जो और बाकी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको भी टाइम दे रहे हो. अगर आपको टाइम मिलता है तो जैसे स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो आप पास पेपर्स का आंसर बेशक देख लो. आप देखो, जैसे हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया था, इसमें जो एक ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, और ये जो फोर्थ पॉइंट है,
आप अपने पास एक बनाओ, रजिस्टर के पहले सफ़े पे या रजिस्टर के आखिरी सफ़े पे जाके लिख लो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने एग्जाम में जानने से पहले एक दफ़ा दोबारा देखना है। आपको इस पूरा क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं होगी, आपने जस्ट इस थर्ड पॉइंट का रिव्यू लेना है और फोर्थ पॉइंट का रिव्यू लेना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम, कि अगर इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे तो इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपने पूरे पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, आप जिस क्वेश्चन को पढ़ो यार देखो कि सेल की इतनी फिगर आ रही है, इतना कोई मसला नहीं है, रॉ मटेरियल यूजेज हो रहा है 4% रिड्यूस हो रहा है, ये आपको सिंपल चीजें आती हैं। तो आपके पास एक चेकलिस्ट बनी हो कि एग्जाम में जाने से पहले मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस को देखना है और उसका भी कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट देखना है। आप वहां पे लिख लो ऑटम 2010 मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर लिख लो ऑटम 2010 और उसमें पॉइंट देखना है थर्ड एंड फोर्थ, बस इसका ट्रीटमेंट आपने अंडरस्टैंड करना है। बाकी और ये जो थर्ड और फोर्थ है ना, इसका भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का जो चीजें होती हैं वो आप पढ़ चुके हैं कि हमें प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट लेना है, हमने यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है, प्रॉफिट के डिफरेंस कैसे निकालने हैं, बस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ये तो सर लेबर कॉस्टिंग से रिलेट करता है ना? जी जी, लेबर से भी रिलेट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है जिसमें हम बोनस की चीजें लेकर आ रहे हैं, ये लेबर से रिलेट करता है। ये मटेरियल की यूजेस के ऊपर आता है, ये मटेरियल वैल्यूएशन, मटेरियल मैनेजमेंट उससे रिलेट करता है एंड सो ऑन। तो ये कुछ टॉपिक्स में बाकी जो चैप्टर्स होते हैं उनके पॉइंट्स पे डाल दी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों ऑटम 2010 का। ओके, जो मैंने आपको ये स्टडी मटेरियल दिया था इसमें भी ये पेज नंबर 59 पे अवेलेबल है, जो हमने पास पेपर्स आपको भेजे थे। ये हमारे पास पेपर्स हैं। अगर हम इसके फ्रंट पेज पे आ जाएं तो ये दो सेट थे हमारे पास, दिस इज स्प्रिंग 2006 से स्प्रिंग 2014। तो सारे पेपर्स आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें से जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं कुछ एक दो आपके जहन में रहे और उनको आप सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।